जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं फिर से अग्निवीर का आर्मी क्लर्क क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि आज आपको जो मिलने वाला है 25 क्वेश्चन मिलने वाला है। और आज जो आपका टारगेट है 20 क्वेश्चन का टारगेट है। अगर आप आर्मी क्लर्क बनना चाहते हो तो इसमें से कम आप 20 क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, जो कि आपका टारगेट है 80 मार्क का केवल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं या तो आप एग्जाम में आ चुके हैं या सेम का सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, इसलिए क्लास को लास्ट देखिए। बहुत से बहुत 15 से 20 मिनट आपको लगे क्लास में लगेगा, और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ क्लास को लगाइए लास्ट तक। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि अब तक भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। यानी कि अब तक में राष्ट्रीय आपातकाल जो है कितनी बार घोषित कर दिया गया है। आपके सामने में जो ऑप्शन है 4 बार, 3 बार या 1 बार भी नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप ना आंसर चूज कर लीजिए और मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब तक 3 बार, अब तक 3 बार के टोटल राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। तो आपके सामने में एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहली राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था। तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि 26 अक्टूबर 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 में लगा था। आप दूसरा भी याद कर लीजिए कि दूसरा कब लगा था। तो यहाँ पर लगा था 3 दिसंबर 1971 में लगा था दूसरा लगा था। और तीसरा लगा था 25 जून 1975 को। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला, दूसरा और तीसरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, तो हो सकता है क्वेश्चन कुछ भी चेंज कर दे कि पहले राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। तो 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरा 3 दिसंबर 1971 को, और तीसरा 25 जून 1975 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए बहुत बढ़िया सा आपके सामने में क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपके सामने में 4 नेताओं का नाम यहाँ पर है। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये कथन कहे थे। आगे है आपके सामने में कि भारतीय संसद में सम्मिलित है, यानी इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। आपके सामने में ऑप्शंस हैं लोकसभा और राज्यसभा, या फिर लोकसभा एवं राज्यसभा और प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति व संसद के दोनों सदन, या फिर इनमें से तीनों में से अगर कोई आपका आंसर नहीं है तो आप अपना आंसर डी चुन सकते हैं। लेकिन आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए जो क्वेश्चन पता नहीं है तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेते रहो और बाद में आप इसका नोट जरूर बना लेना। ठीक है, देखो नोट नहीं बनाओगे तो रिवीजन करने में आपको हेल्पफुल नहीं रहेगा, तो ये पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो आप लोग नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा दिया गया है, यानी कौन से ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। आपके सामने में ऑप्शन है अरुण जिसे कि यूरेनस कहा जाता है, वरुण जिसे नेपच्यून कहा जाता है, शुक्र, वीनस, या फिर इनमें से कोई नहीं आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है अरुण है। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्या कहता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, यानी कि लाइंग प्लैनेट। क्या कहा जाता है? लाइंग प्लैनेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है येन किस देश की मुद्रा है। येन जो है कौन से देश की करेंसी है, कौन से देश की करेंसी है। तो आपके सामने में ऑप्शन जो है क्या जापान का है, चाइना का है, या अमेरिका का है, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं है। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज जरूर चुन लीजिएगा। लेकिन आपको बहुत सारे मेन जो कंट्री है उनके आपको यहाँ पर कैपिटल पता होना चाहिए।
और करेंसी पता होना चाहिए, जो मेन कंट्री है, ठीक है। तो आप लोगों को स्टैटिक जी के अंदर में चीज़ आपको मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये हो जाएगा जापान। जापान का जो मुद्रा है, करेंसी है, वो है येन है, और इसका कैपिटल जो है ये है टोक्यो। क्या है? टोक्यो इसका कैपिटल है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने में कि सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार जो है किसका अयस्क है, तो आपके सामने में ऑप्शन में से जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि पारा है। पारा अगर आपने चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल 100% यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कराया अभी तक मैंने आपने तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया, बहुत हम लोगों को खुशी मिलता है हम लोगों को ये चीज़। अब आगे आ जाइए, टॉन्सिल रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। टॉन्सिल रोग जो होता है शरीर के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है। ऑप्शन है थ्रोट यानी कि आँख, गला, या फिर आँख, या फिर तंत्रिका, क्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए, टॉन्सिल जो होता है वो गले में होता है, यानी गला को अफेक्ट करता है, थ्रोट को। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आप लोग भी ये चीज़ सुने होंगे, देखे होंगे ये चीज़ ज़्यादातर। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए, बेरी बेरी क्या है। देखिए, आपने बेरी बेरी का नाम बहुत बार सुना होगा, ठीक है, बेरी बेरी का नाम सुना होगा, लेकिन बेरी बेरी है क्या आखिर ये? क्या एक विटामिन है, या बीमारी है, या एक जीवाणु है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए, बेरी बेरी जो है एक डिजीज़ है। क्या ये एक डिजीज़ है, ठीक है, बीमारी है ये। क्या है? एक बीमारी है बेरी बेरी, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए। आगे जो अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के गति का, देखिए यहाँ पर गति में लिखा गया है, यहाँ पर ग्रहों के गति का नियम। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, यानी किसने दिया था ग्रहों के गति का नियम। देखिए, एक तो है जो आपका जो है एक आपने पढ़ा होगा, जो न्यूटन पढ़ा होगा आपने, लेकिन यहाँ पर ग्रहों के गति का नियम यहाँ पर है। ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है कि ग्रहों के जो गति का नियम दिया है वो दिया है केपलर ने दिया है। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल 100% यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति स्पष्ट नहीं दिखता है। क्या उसको नहीं दिखता है? जिसको अगर निकट दृष्टि दोष अगर हो जाता है, यानी कि मायोपिक पर्सन को क्या नहीं दिखता है? क्या दूर की वस्तुएं नहीं दिखता है, या पास की वस्तुएं नहीं दिखता है, या पास या दूर दोनों की वस्तुएं नहीं दिखता है। अगर आपका इनमें तीनों में से ऑप्शन सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आप जरूर चुन लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर निकट दृष्टि दोष का जो प्रॉब्लम जो होता है, उन्हें दूर की वस्तुएं नहीं दिखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है। आपको 10 क्वेश्चन आपके लिए मैथ का क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व करना है। देखिए मैथ अभी क्लास स्टार्ट हो गया है आपके लिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट में ऑफ का काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 1350 का है तो गुना है 0.08 परसेंटेज है तो बटा में भागा लगा दो, माइनस में 850 का 0.04 बटा में 100। अब ये पॉइंट और आएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, ये पॉइंट और आएंगे 2 जीरो और आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा ये। अब देखिए पहले गुना कर लीजिए, 8 5 40 का 0 हाथ में कितना हो जाएगा 4, 13 8 104, 108 हो जाएगा ये, बटा में 1000 है, माइनस में अब यहाँ पर 8 5 40, 4 8 32 4 36, इतना बटा में 1000 है। अब देखिए यहाँ पर 1 0 0 और कट जाएगा, 0 और 0 कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा आपका 1। अब देखिए नीचे में 2 जीरो है ना, तो मैं 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ मैं कर दूंगा, ठीक है। 1.08, 1 में मैं क्या करूँगा 0.8 कर दूंगा, और ये कितना हो जाएगा 2 जीरो हटाऊंगा तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो तो है नहीं यहाँ पर। ये कितना आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट में 36 आ जाएगा। जब इसको आप घटाएंगे, इतना में से इतना घटाएंगे तो आपका आंसर 74 आ रहा है, क्योंकि 8 में से 6 क्या देखिए माफ़ कीजिएगा, 8 में से आपका कितना हो जाएगा ये 0.08 यहाँ पर है, ठीक है 0.08, और ये 36 है। तो आपका आंसर देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 13 8 104, 108 हो गया ये, और 8 45 8 32 और 4
34 यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 34 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिला यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया था। यहाँ पर 34 यहाँ पर है। तो अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो 8 में से 4 गया तो 4 हो गया। अब 0 में से नहीं कटेगा तो यहाँ से कैरी करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया तो 7, यानी कि 0.7 आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक करने पर कितना ज़्यादा मिस्टेक यहाँ पर हो जाता है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि ज्ञात कीजिए कि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई 1500 रुपये की राशि का निवेश कितने समय के लिए किया गया है यदि निवेश का समय पूर्ण होने के बाद 1800 रुपया वापस निकाल लिए जाते हैं। देखिए क्या करता है वो 8% की रेट पर निवेश करता है, कहीं जमा करता है, कितना रुपया? 1500 रुपया जमा करता है। आखिर वो कितने टाइम तक जमा करेगा कि उसको 1800 मिल जाएगा, यानी 1500 उसका मूलधन है, 1800 यानी कि 300 रुपया क्या हो उसका ब्याज हो जाएगा ना। मैं कह सकता हूँ कि SI साधारण ब्याज के बारे में चर्चा है। ऐसा ब्याज में क्या होता है, ये मिश्रधन आपका है, अमाउंट आपका है। तो 1800 में से आप 1500 कम कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा आपका? यहाँ पर 300 रुपया क्या निकल जाएगा? आपका ब्याज निकल जाएगा। आपको यहाँ पर रेट तो दिया ही है 8% का, और आपका प्रिंसिपल दिया गया। आपका प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है आपका? तो यहाँ पर 1500 दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। देखिए टाइम के लिए फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में? SI इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में रेट होता है। अब यहाँ पर SI दिया गया है आपका 300 गुना में 100 बटा में प्रिंसिपल कितना है? तो 1500 है, और यहाँ पर रेट आपका जो यहाँ पर है 8% का। अब यहाँ पर काट लीजिए, 0 0 कट जाएगा यहाँ पर, 3 पंजे 15, 5 से काटिएगा तो 20 पंजे 100। अब यहाँ पर 20 में 8 भाग लगाएंगे तो 8 दूना 16, 8 पंजे 40, यानी कि 2.5 ईयर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए इसमें मेन चीज़ इसमें क्या था आपका, इसमें फार्मूला ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या होता है SI का? SI बराबर में होता है PRT अपॉन में 100 होता है। ये होता है फार्मूला। इसी से आप क्या निकाल लेंगे? प्रिंसिपल का फार्मूला निकाल लेंगे, रेट का भी, और टाइम का तो मैंने बता ही दिया है फार्मूला यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये मिश्रधन था, यहाँ मूलधन था, इसे मैंने SI निकाल लिया, फिर रेट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो मैं से टाइम मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें क्या करना था आपको, देखिए जब तक मैं सॉल्व करता हूँ तब तक अपना आंसर चेक कर लीजिएगा आप लोग। 0.013 है ना, इसका आपको स्क्वायर निकालना है, यानी कि वर्ग निकालना है। पहले ये समझ लीजिए कि आपका 13 यहाँ पर है ना, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक यहाँ पर है ना, अब गुना करने पर इसका मतलब 0.013 गुना में 0.013 यहाँ पर है। अब गुना करेंगे दोनों कितना हो जाएगा? 13 13 169 हो जाएगा। 0 यहाँ पर हो जाएगा, 0 और 0, क्योंकि 3 3 6 अंक के बाद, 3 और 3 6 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी 0 पॉइंट में 0 0 0 169 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे से पहले आपने बना लिया होगा। अब आगे देख लीजिए क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं जो कि 1:2:3 के अनुपात में है, और उसके घनों का योग 4500 है। उससे सबसे छोटी संख्या क्या है? अब यहाँ पर देख लीजिए 3 संख्या दिया है ना, मैं संख्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। एक x तो लिखेंगे नहीं हम लोग, x लिखते हैं। संख्या दूसरा क्या हो जाएगा? 2x, और संख्या तीसरा क्या हो जाएगा? 3x। अब देखिए सभी को घन कर लीजिए आप, x क्यूब प्लस में 2x का क्यूब प्लस में 3x का क्यूब, इन तीनों का योग कितना दिया है? 4500 दिया है ना, 4500 मैंने कर दिया यहाँ पर। अब कितना हो जाएगा? x क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8 x क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3 3 27 x क्यूब हो जाएगा, बराबर में 4500 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से x क्यूब कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें से मैंने x क्यूब कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया? 1 बच जाएगा, इधर कितना 8 बच जाएगा ये वाला, प्लस में 8, इधर से प्लस में 27 बच जाएगा आपका, बराबर में तो 1500 दिया ही है आपका। ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पर ऐसे मैं कर देता हूँ। ठीक है, 1500 दिया है। अब देखिए x क्यूब गुना में कितना हो जाएगा? 8 1 9 36 बराबर में 1500। तो कह सकता हूँ कि x क्यूब बराबर में 1500 बटा में 36 मैं कर सकता हूँ ना। 9 चौका 36, 9 पंचे 45, यहाँ पर 45 यहाँ पर है, 1500 नहीं 45 यहाँ पर है। अब देखिए 45 500 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 500 में जब 4 से भाग लगाएंगे तो कह सकते हैं कि x क्यूब बराबर में 125 हो जाएगा। अब इसका घन कैसे निकल जाए? x बराबर में कितना निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा ना। x क्यूब बराबर में 125 है तो x बराबर में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या था, x था यहाँ पर ना, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, सबसे छोटी संख्या ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा। देखिए अब मैं समझाया हूँ तो आपको टाइम लगा है, लेकिन इतना क्वेश्चन इतना तो मन ही मन कर सकते हैं आप, बाद बाकी यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पर x क्यू कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर मेंटल काम करना पड़ेगा आपको, मानसिक आपको काम करना पड़ेगा, आपको बहुत आसानी से बन जाएगा ये, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब क्वेश्चन गौर से पढ़ लीजिएगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ेंगे ना तो फिर आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर क्या मैं मान लेता हूँ, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य बोले तो यानी एसपी हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 1 रुपया मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी 1 रुपया है, ठीक है। और तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर में है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 80 वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 50 वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखिए एक वस्तु का मैंने विक्रय मूल्य 1 रुपया माना है मैंने, तो 50 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा ना, 50 रुपया हो जाएगा ना। गौर कर लीजिए, एक वस्तु का मैंने विक्रय मूल्य एसपी मैंने 1 रुपया माना था यहाँ पर, तो 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 रुपया यहाँ हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 80 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपया आपका क्रय मूल्य निकल गया। अब आगे देख लीजिए, अब लाभ कितना का निकल जाएगा, देखिए अब 50 वस्तु का विक्रय 50 वस्तु बचेगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अब 30 वस्तु है ना, अब 80 वस्तु तो बट उसका टोटल था, अब 30 वस्तु बच गया तो 30 वस्तु बेचेगा तो वही इसका प्रॉफिट रहेगा। तो 30 वस्तु बेचेगा तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 30 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा ना। तो मैं कह सकता हूँ कि लाभ बराबर में 30 रुपया हो गया आपका। अब निकालना है आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा में 100 गुना में 100। अब कितना है, 30 बटा में 100 गुना में 100 कर लीजिए, और 100 नहीं यहाँ 50 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि क्रय मूल्य कितना था, लाभ बटा में क्रय मूल्य होता है, माफ कीजिएगा यहाँ पर क्रय मूल्य होता है। तो 30 और यहाँ 50 गुना में 100, 30 गुना में 60% क्या हो जाएगा इसका लाभ प्रतिशत यहाँ पर है, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा पर समझाने में टाइम लगाया है मैंने, लेकिन आपको मैंने समझाने का पूरा कोशिश किया है। तो आप लोग भी इस चीज़ को अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो क्वेश्चन को थोड़ा पीछे आइएगा, फिर इसको समझने का कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है, यदि आयत के परिमाप 78 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए आयत की लंबाई कितना है, आयत की लंबाई जो चौड़ाई का दुगुना है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसका चौड़ाई कितना है, x है, तो लंबाई कितना इसका हो जाएगा, लंबाई जो इसका हो जाएगा कितना 2x हो जाएगा, क्योंकि दुगुना दिया गया है। अब आयत का परिमाप देखिए, यहाँ पर आयत का परिमाप मुझे दिया गया है, परिमाप बराबर में मुझे दिया गया है 78 मीटर, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ बराबर में 78 होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 लेंथ है आपका x 2x और ब्रेथ है आपका यहाँ पर x है यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ कि 2x प्लस में x हो जाएगा यहाँ पर बराबर में 78 हो जाएगा। देखिए 2 प्ले काट दीजिए, कितना हो जाएगा ये 39, यानी कह सकते हैं 2 1 3x बराबर में 39, ठीक है। अब x बराबर में कितना हो जाएगा 13 या 39 ना, यानी 13, x बराबर में 13 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर x 13, यानी कह सकते हैं कि चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर में 13 हो गया, और लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x था ना यहाँ पर, तो 2x यानी कि 13 दूना में 26। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कह सकते हैं कि 13 गुना में 26, 13 गुना में 26 कितना होता है, 13 6 78 हाथ में 7, 13 का 26 और 7, और 13 गुना 26 और 7 33, यानी 338। 338 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर समझाया है मैंने आपको बढ़िया से, इसीलिए टाइम लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप समझते होंगे और आप लोग भी इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है ना। ताकि आप इस बार क्वेश्चन को समझ जाते हैं ना, तो क्वेश्चन आपको टाइम नहीं लगता बनाने में आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाइए। एक वलय का आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 74 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। देखिए वलय यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखिए एक द इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ ए रिंग, रिंग मतलब कि ऐसा गोलाकार यहाँ पर है, ठीक ना, जिसका आंतरिक और बाहरी जो है आपका व्यास दिया गया है, ठीक ना, आंतरिक और बाहरी व्यास दिया गया है, इतना है। तो वलय का क्षेत्रफल कितना है, अब गौर कर लीजिए यहाँ पर।
अगर मान लिया जाए व्यास दिया गया है पहले का, देखिए व्यास यहाँ पर है ना, व्यास बराबर कितना है आपका 14 सेंटीमीटर एक है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आर बराबर में हो जाएगा 14/2 बराबर में 7 सेंटीमीटर। दूसरा कितना दिया है 28 सेंटीमीटर दिया गया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा इसका बाहरी का मैं बराबर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए जितना आपका व्यास दिया गया है, आपको त्रिज्या निकालने के लिए व्यास बटा में 2 होता है, तो वही मैंने करा यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। अब एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, देखिए वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है वलय का क्षेत्रफल यानी रिंग का क्षेत्रफल। मैं यहाँ जो लिखा है मैंने वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। वलय का क्षेत्रफल बोलिए या फिर रिंग का क्षेत्रफल बोलिए, इसका क्या होता है पाई इंटू में आर स्क्वायर बरा बाहरी त्रिज्या माइनस में आंतरिक त्रिज्या आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 यहाँ पर है, बाहरी कितना है तो 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस में छोटा अंदर कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, वही आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 22/7 है, 14 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 यहाँ पर है, 49 कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 7, ये हो जाएगा यहाँ पर 18 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 14, यानी कि 147 कह सकते हैं कि 147 यहाँ पर हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 या 21, 7 1 7, यानी 22 गुना में 21 हो गया। अब दोनों गुना कर लीजिए, 22 1 22, हाथ में 2 हो जाएगा, 22 गुना में 44 2 46, 462 किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावनाएं पूरे बनते हैं, तो याद कर लीजिएगा जहां पर आपको बाहरी और आंतरिक त्रिज्या दिया गया है, एक रिंग का एक गोला का, तो यहाँ पर तो आपको ये फार्मूला याद करना है आप लोगों को। तो मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि आपको फार्मूला मेंसुरेशन का पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की परिधि इतना सेंटीमीटर दिया गया है, तो वृत्त का व्यास की लंबाई कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर वृत्त का त्रिज्या पता चल जाए, आर पता चल जाए, तो आपको क्या करना है 2r क्या बन जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा, डायमीटर इसका हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है। अब 8.8 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर बराबर में कह सकते हैं कि 8.8, यानी 2 गुना में 22/7 गुना में आर बराबर में 8.8 है। पॉइंट यहाँ हटा के यहाँ पर 1 0 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 22 दूना 44, दूना में 88, 2 हो गया। अब 7 दूना में 14 और यहाँ पर 10 है, यानी आर बराबर में कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। अब डायमीटर बराबर क्या कितना होता है 2r होता है ना, कि 1.4 गुना में 2 कर लीजिए, यानी कह सकते हैं कि 2.8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका व्यास निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो फार्मूला क्या था, वृत्त की परिधि का फार्मूला था 2 पाई आर था, बाद बाकी 2 पाई आर का वैल्यू दिया गया है, इससे हमने अभी आर निकाल लिया, फिर हमने डायमीटर निकाल लिया, ठीक है ना। देखिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए तभी आप बनाएंगे, मैं हमेशा की तरह कहता हूँ आपको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 56, 216 और 28 का SCF पता करना है। देखिए ये आपको समझाने के लिए या तो ऑप्शन का हेल्प ले लो या फिर डायरेक्टली बना लो। अगर डायरेक्टली बनाओगे तो पहले क्या कर लो कि 56 में 216 से भाग लगा दो, 56 में 216 से भाग लगाओगे ना कितना हो जाएगा, 4 बार निकल जाएगा, 4 बार में लगेगा नहीं लगेगा, 3 बार में लगेगा, तो 6 3 18, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 3 18 और 5 या 15 1 16 हो जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 56 है, 48 का 48 यहाँ पर हो जाएगा 8 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 48 आ जाएगा, यहाँ पर 8 6 48, यहाँ तो SCF इसका इन दोनों का आ गया आपका 8 निकल गया, यहाँ 8 निकल गया। अब 8 को अब लगाइए 28 में भाग लगाइए आप लोग, 28 में 8 24, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये वाला फिर 8 यहाँ पर आ जाएगा, 4 दूना में 8, यानी कट गया, तो आपका SCF कितना आ गया आपका 4 आ गया। देखो इस तरीके से बनाओगे आप तो इतना लेंदी करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन आसान है यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अब जो बनाना है आपको ऑप्शन से बनाना है। देखिए ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए आप, ठीक है ना, उससे भाग लगाइए, उससे अगर सभी संख्या में भाग लग जाएगा ना तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 28 से भाग लगा रहा हूँ, तो 28 से 56 कट रहा है, 28 कट रहा है, लेकिन 216 नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर ये नहीं होगा। देखिए उसके बाद उससे छोटा संख्या कौन सा है 8 है। देखिए 8 से भाग लगा के देख लीजिए। देखिए मैंने 2 चेक नहीं करा, मैंने क्या बोला था ऑप्शन में सबसे बड़ा संख्या पर लेना है आपको, ठीक है, उससे चेक करना है आप, उससे नहीं कटेगा तो उससे छोटा करना है। अब 8 से देख रहा हूँ तो 8 से क्या
ये कट रहा है और ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, आपका 28 नहीं कट रहा है, तो यानी 8 भी नहीं होगा। अब मैं 4 से चेक कर रहा हूँ, तो 4 से ये और ये तीनों कट रहा है, तो यही आपका SCF हो जाएगा। अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको देख के आपको आंसर निकल जाएगा, मन ही मन आंसर निकल जाएगा। आपको इस तरीके से बनाना है, आपको SCF और LCM, ठीक है। अब आगे आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, आपको वर्गमूल निकालने के लिए एक तरीका अपनाना होगा। आपको 88 36 का वर्गमूल निकालने के लिए देखिए एक तरीका तो ये है कि इसको क्या कर लीजिए, ऐसे ऐसे करके आप बना लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको तरीका आपको लेंदी हो जाएगा। लेकिन अब मैं बताता हूँ क्या, एक ट्रिक बताता हूँ इसका, कि यहाँ पर देखिए 36 यहाँ पर है ना, एक यहाँ अगर 6 हो तो यहाँ पर 4 रखिएगा यहाँ पर, और एक 6 रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब 88 यहाँ पर है, तो दो संख्या आप ऐसा ले लीजिए कि दोनों संख्या के वर्ग के बीच में ये होना चाहिए आपका। देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 है, जो कि इससे कम है, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 100 यहाँ पर है, जो कि इससे ज़्यादा है। तो ज़्यादा बार तो लेना नहीं, यहाँ पर 9 लेना है। अब 9 पर रखना है 4 या फिर 9 पर रखना है 6। ये करने के लिए अब देखिए 88 जो है किसके ज़्यादा करीब है, 81 के ज़्यादा करीब है या फिर 100 के ज़्यादा करीब है। तो आप बोलेंगे कि 81 के ज़्यादा करीब यहाँ पर है। 81 यानी कि दोनों में से छोटी संख्या 9 है, 10 और 9 में छोटी संख्या आपका 9 है, तो इन दोनों में से जो छोटी संख्या रहेगा वही ले लीजिएगा। तो आप यहाँ पर 9 के बाद 4 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि छोटी संख्या यानी छोटी संख्या, ये छोटी संख्या करीब है ना आपका, ये तो छोटी संख्या आपको लेना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि 94 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर 1। अब देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ये क्या है, एक क्या कंपनी है या इंटरनेट है या खोज इंजन है, यानी कह सकते हैं कि सर्च इंजन है, या फिर एक वेब ब्राउज़र है। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर का आएंगे एग्जाम में, तो 5 के 5 क्वेश्चन बनाना है। ये बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, जितना सारा मैंने यूट्यूब पर बता रखा है, मैंने 20 से 30 वीडियो यहाँ पर होगा, उसको 100% कर लीजिएगा। और जो एक PDF है हमारा, वो आप PDF ले लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपके 800-900 क्वेश्चन है आर्मी क्लर्क एग्जाम के लिए, 5 के 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है लिनक्स किसका एक उदाहरण है, यानी कि लिनक्स क्या है, क्या असेंबली भाषा है ये, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग भाषा है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है। देखिए लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो लिनक्स है। जैसे आपका विंडोज़ जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से किसका स्टोरेज सबसे अधिक है। देखिए यहाँ जब तक मैं आंसर बताता हूँ अपना आंसर चुन लीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस और कंप्यूटर में आपको पता होगा तो सेकंड में आपका आंसर निकल जाता है यहाँ पर। तो देखिए किसका सबसे बड़ा स्टोरेज कौन सा है, क्या मेगाबाइट है जिसे कि MB कहा जाता है, गीगाबाइट जिसे कि GB कहा जाता है, 1 टेराबाइट है जिसे TB कहा जाता है, किलोबाइट जिसे KB कहा जाता है। यानी कि कहते हैं कि कभी कभी आप एग्जाम में KB का फुल फॉर्म पूछ लेगा, TB का फुल फॉर्म पूछ लेगा, GB का, MB का, तो यहाँ पर आपको दिया गया है। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि आपका सबसे बड़ा स्टोरेज क्या है, तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा स्टोरेज जो है वो TB है, यानी कि टेराबाइट है। अब ये भी याद कर लीजिए 1 MB में कितना होता है, तो 1024 क्या होता है, 1024 KB होता है, किलोबाइट होता है। अब 1 GB में कितना होता है, 1 GB में 1024 आपका GB होता है, MB होता है। और 1 TB में कितना होता है, 1024 GB यहाँ पर होता है, ठीक है ना। यहाँ सबसे बड़ा स्टोरेज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, MS एक्सेल में सूत्र जो स्टार्ट होता है यानी फार्मूला जो स्टार्ट होता है वो किससे, कौन से सिंबल से स्टार्ट होता है, क्या नहीं ये या फिर ये। तो MS एक्सेल में जो भी फार्मूला स्टार्ट होता है वो =, से, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर CPU, मॉनिटर, माउस या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडो, कौन सा हार्डवेयर नहीं है। देखिए CPU भी क्या है कि हार्डवेयर है, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। मॉनिटर भी क्या है, हार्डवेयर है। और माउस भी क्या है, आपका हार्डवेयर है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है ये आपका हार्डवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने 25 क्वेश्चन कराया है और आज जो आपका टारगेट था 20 क्वेश्चन का
टारगेट था। तो इंग्लिश का क्लास जो है, इंग्लिश जितना 25 क्वेश्चन बाकी है वो नेक्स्ट क्लास में आने वाला है। बात बाकी इंग्लिश का क्लास भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी बहुत सारे ऑफर के साथ आपका यहाँ पर क्लास लॉन्च कर दिया गया है। न्यू क्लास है ये, जिसमें अभी आपको 35 सेट आर्मी क्लर्क के लिए ई बुक मिल जाएगा। एक आपका आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का ई बुक फ्री मिल जाएगा। साथ में रिकॉर्डेड वीडियो जैसे कि 90 पैसेज है आर्मी क्लर्क के लिए, नॉन है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, कॉमन है, PQRS है, सायोनिम एंटोनिम है। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना ऑफर आपको बहुत बाद में नहीं मिलेगा, तो क्लास अभी ज्वाइन कर लीजिए। और इस बार जो आपका एग्ज़ाम जो हो जाएगा फिजिकल के जस्ट बाद एग्ज़ाम ले लेगा, यानी कुछ दिन में एग्ज़ाम ले लेगा, 1 मंथ मान के चलिएगा, लेकिन उसमें आपको पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप क्लास ज्वाइन करके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और आप आर्मी क्लर्क बनना है तो अब इतना ज़रूर करना होगा आपको, नहीं तो आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।